डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें हम उसका सामान्य परिचय, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और उसका आलोचना तीनों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे इसका सामान्य परिचय। तो जो कोपेन महोदय है, इन्होंने अपना जो विश्व का जलवायु वर्गीकरण है वो सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। और उस समय उनका जो जलवायु वर्गीकरण का आधार था वो था कैंडल महोदय द्वारा 1974 में प्रतिपादित विश्व के वनस्पति कटिबंध। इसी के आधार पर कोपेन महोदय ने 1900 ईस्वी में अपना जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसके बाद 1918 में जो कोपेन महोदय है, इन्होंने अपने जलवायु वर्गीकरण को परिवर्तन किया, यानी कि उसमें संशोधन किया और उसका आधार रखा औसत तापमान और औसत वर्षा। तो उन्होंने 1918 में जब जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत किया तो उसने तापमान और वर्षा के आधार पर उसको संशोधित किया था। जो कोपेन महोदय है, उन्होंने कैंडल द्वारा 1974 में प्रस्तावित विश्व के जो 5 वनस्पति मंडल है उसके आधार पर विश्व की जो जलवायु है उसको 5 जगत में बांटा है, यानी कि 5 जलवायु प्रदेश में बांटा है, जिसका नाम है अंग्रेजी के अक्षर ABCD और E। इन 5 नामों से विश्व के जलवायु को बांटा है 5 समूहों में। अब हम जो कैंडल महोदय ने विश्व की वनस्पति मंडल को बांटा है उसका अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर जो कोपेन महोदय है, इन्होंने विश्व की जलवायु को 5 वर्गों में रखा है। सबसे पहला है मेगाथर्मल मंडल। इसके अंतर्गत ऐसी वनस्पति आती है जो वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा पर निर्भर करती है। इसे कोपेन महोदय ने ए जलवायु प्रदेश कहा गया है, यानी कि उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का नाम दिया है। इनकी विशेषताएं हैं कुछ, और ये ऐसी दशाएं वाली क्षेत्र में होती हैं जहाँ पर शीत ऋतु बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर हमेशा उच्च तापमान होता है और उच्च वर्षा होते हैं, एवं ठंडे के महीने का जो तापमान होता है वो 18 सेल्सियस से अधिक होता है, जो कि ठंडे में नहीं आता। फिर है उष्णकटिबंधीय विषुवत-रेखीय वर्षा वन का मेगाथर्मल वनस्पति मंडल में अधिपत्य रहता है, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय विषुवत-रेखीय वर्षा क्षेत्र है या वर्षा वन है वो किस में आता है? मेगाथर्मल वनस्पति मंडल के अंतर्गत आता है, जहाँ पर क्या रहता है, सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर वर्ष भर तापमान भी मिलता है उनके विकास के लिए और आर्द्रता भी रहता है। इस वजह से वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो सदाबहार होते हैं। फिर है जेरोफाइटस। इसे मेरुभूमि मंडल या मरुस्थलीय मंडल भी कहते हैं जेरोफाइटस को। इसके अंतर्गत जो कोपेन महोदय है उन्होंने बी जलवायु नाम दिया है इसको, यानी कि शुष्क जलवायु नाम दिया है। इसकी जो विशेषताएं हैं वो है, इसके अंतर्गत ऐसी वनस्पति आती है जिनका विकास किसमें होता है? गर्म शुष्क दशाओं में होता है, यानी कि मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है। और ऐसी दशाओं वाले क्षेत्रों में वर्षा से वाष्पीकरण अधिक होता है, जैसे ही वर्षा होता है वो वाष्पीकृत होता है। और इस प्रकार की वनस्पति में क्या होता है, शुष्कता को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। और जेरोफाइटस जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, नमी के संरक्षण के लिए विशेष प्राकृतिक व्यवस्था होती है उनके लिए। उनकी जड़ कैसे होती है, बहुत ही मोटी हुई और लंबी होती है। छाल भी उनकी मोटी होती है ताकि वो नमी को सोख सके। उनकी पत्तियां भी जो होते हैं वो मोमदार होते हैं और छोटे आकार की पत्तियां होती है, एकदम छोटी छोटी होती है, और कांटेदार पौधे होते हैं जिसमें नमी क्षय करने की क्षमता होती है। तो ये होती है इनकी विशेषताएं। फिर तीसरा जो वनस्पति मंडल है वो है मेसोथर्मल। इसको कोपेन महोदय ने सी जलवायु प्रदेश का नाम दिया है। इस मंडल में जो मेसोथर्मल समूह की वनस्पतियां होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, पौधे सामान्य ताप एवं वर्षा के अनुकूलित होते हैं। इसे क्या कहते हैं, समशीतोष्ण जलवायु बोला जाता है, या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो ठंड का महीना है, यानी कि सर्द का महीना है, वहाँ का तापमान न्यूनतम कितना रहता है, 18 सेल्सियस, परंतु 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। जबकि गर्मी का महीने का तापमान कितना होता है, औसत तापमान जो है 22 सेल्सियस होता है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है या उपोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र। फिर है माइक्रोथर्मल मंडल। तो माइक्रोथर्मल मंडल में इसके अंतर्गत कोपेन महोदय ने डी जलवायु का रखा है।
तो ये डी जलवायु कौन सा क्षेत्र होता है? जो टैंगा वाला क्षेत्र है, चीन तुरीय जलवायु वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र है, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसी वनस्पति आती है जो ऐसे प्रदेश में विकसित हो सकती हैं जिनमें सबसे ठंडे महीने का तापमान कितना हो, 10 सेल्सियस से अधिक परंतु 22 सेल्सियस से कम रहता है। और इस मंडल के अंतर्गत उत्तरी पतझड़ एवं स्टेपी वनस्पतियां आती है। और टैंगा प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है जो टुंड्रा प्रदेश के नीचे मिलता है हमें। इसके बाद कौन सा है? हिकेस्टोथर्मल्स, ये आपका ई वनस्पति प्रदेश है जिसे टुंड्रा वनस्पति प्रदेश भी कहते हैं या कोपेन महोदय ने टुंड्रा जलवायु कहा है। इसके अंतर्गत आपको टुंड्रा जलवायु और हिमाच्छादित प्रदेश 2 वर्गों को रखा गया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके कोटधारी वनस्पति वगैरह आते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है, हिमकृत सतह का विकास होता है इस क्षेत्र में। और यहाँ क्या होता है, लिथोसाल मिट्टियों में केवल लाइकेन तथा मांस प्रकार की जो वनस्पति है वही विकसित हो पाते हैं। तो ये हो गए 5 वनस्पति जगत और कोपेन का 5 प्रदेश जो पहले 1900 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इसके बाद कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है 1918 के अनुसार उसको देखते हैं हम। तो ये शॉर्ट उसका थोड़ा सा दिया हुआ है, इसको पहले अध्ययन करते हैं, इसके बाद उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। ए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ए वर्ग, इसमें उष्णकटिबंधीय जलवायु आता है और इसकी जो मुख्य लक्षण है वो है इसमें वर्ष भर औसत जो तापमान है वो 18 सेल्सियस से अधिक और वर्षा हमेशा रहती है। फिर है शुष्क जलवायु, यहाँ पर क्या होता है, वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता है क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है। फिर है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होता है। यहाँ पर क्या होता है, ठंडे महीने का जो औसत तापमान होता है वो 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 18 से कम रहता है। फिर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु, तो इसमें क्या होता है, वर्षा के सर्वाधिक महीने का जो औसत तापमान होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, लेकिन उष्णता माह का जो तापमान रहता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यानी कि गर्मी का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और ठंड के महीने का तापमान -3 डिग्री से नीचे रहता है। ये शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। फिर ये ई ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र, तो ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में यहाँ सभी माह में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और कुछ क्षेत्र हिमाच्छादित रहते हैं सदा के लिए। तो ये हो गया आपके 5 जलवायु मंडल, जिसका शॉर्ट रूप में हम वनस्पति जगत अभी देखे हैं तो अध्ययन किए हैं। इसका विस्तार से नीचे अध्ययन करेंगे, प्रमुख भाग और उपभाग दोनों। इसमें एक ध्यान देने योग्य भी बात है, जिसमें एज मतलब होता है उच्च भूमि, ऊंचाई के कारण क्या होता है, शीत क्षेत्र शामिल होता है, जिसको कौन सा क्षेत्र कहते हैं, एक शुष्क क्षेत्र में मरुस्थल होता है, जहाँ पर क्या होता है आपका ठंडा बहुत अधिक होता है लेकिन वहाँ पर मरुस्थल होता है क्योंकि वहाँ पर वर्षा वगैरह सब कम रहती है, यानी कि आर्द्रता नहीं होता। उस क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र है, आपके जम्मू कश्मीर में भी एक इस प्रकार का क्षेत्र है। अब हम देखते हैं प्रमुख जलवायु प्रदेश और उनकी विशेषताएं क्या है। इसके बाद इनके उप जलवायु वर्गीकरण को पढ़ेंगे। पहले प्रमुख जलवायु प्रदेश पढ़ते हैं। सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसे ए नाम से पुकारा गया है। इनकी मुख्य जो विशेषता है वो है, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश है वो शीत ऋतु रहित होता है, यानी कि इसमें शीत ऋतु नहीं होता। इसके बाद है और सेकेंड है वर्ष भर आर्द्र एवं गर्म दशाएं होती है, यानी कि वर्ष भर इसमें नमी रहती है और तापमान अधिक होता है। और यहाँ का जो और विशेषता है वो क्या है, वार्षिक जो तापमान रहता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। यह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता। फिर है शुष्क जलवायु, यानी कि बी जलवायु। इसकी मुख्य जो विशेषता है वो है गर्म शुष्क जलवायु। फिर सेकेंड है, यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्ष भर लगातार नमी की कमी रहता है, यानी कि इसमें नमी ही नहीं रहता क्योंकि वर्षा बहुत कम होता है और जो वर्षा होती है वो वाष्पीकृत हो जाता है। इसके बाद है सी जलवायु, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु के नाम से भी जाना जाता है इसको। यहाँ पर क्या होता है, सामान्य शीत ऋतु वाले मध्य अक्षांशीय आर्द्र प्रदेश यहाँ पर आते हैं, जिसे उष्णार्द्र समशीतोष्ण जलवायु भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो सर्दी का मौसम है यानी कि ठंडे का मौसम है वो उनका तापमान कितना रहता है, 8 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। और गर्मी का जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस तक के रहता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है।
इसके बाद है डी जलवायु, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। इसकी मुख्य विशेषता है सबसे ठंडी महीने का जो औसत तापमान होता है वो कितना रहता है, -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, ये हम पढ़े हैं। और गर्म महीने का तापमान कितना रहता है, 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। इसके बाद है ई जलवायु क्षेत्र, जिसे ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो क्षेत्र आते हैं, एक टुंड्रा जलवायु क्षेत्र और एक हिमाच्छादित क्षेत्र। इसका जो मुख्य विशेषता है वो है ग्रीष्म ऋतु अनुपस्थित रहता है, यानी कि इसमें ग्रीष्म ऋतु रहता ही नहीं है। जैसे कि हम क्या पढ़े हैं, ए जलवायु क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है, इसमें क्या रहता है, शीत ऋतु रहता ही नहीं है वहाँ पास, यानी कि ठंड का मौसम ही नहीं रहता। इसी प्रकार इस ध्रुवीय जलवायु क्षेत्र में ग्रीष्म का मौसम ही नहीं होता। और सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है वो क्या होता है, सॉरी इसमें ठीक है, ये सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, यानी कि अधिक गर्म कौन से महीने में इस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र में उस समय का जो औसत तापमान रहेगा वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, चाहे तापमान जितना भी अधिक हो। इसके बाद है उप जलवायु प्रदेश। जो कोपेन का उप जलवायु प्रदेश है वो इन आधारों पर बटा हुआ है, उनका नाम देख लेते हैं। इसके बाद कोपेन के जो विश्व जलवायु वर्गीकरण है और उनके प्रदेश है उनका अध्ययन करेंगे। उप जलवायु प्रदेश में प्रयोग होने वाले गौण विशेषताएं। हम प्रमुख जलवायु प्रदेश की विशेषताएं अध्ययन कर लिए, अब उप जलवायु प्रदेश में प्रयोग होने वाले जो गौण विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसमें प्रयोग होता है एफ। तो एफ जो है ये वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। इसमें क्या होता है, कोई भी शुष्क का माह नहीं होता, यानी कि इसमें शुष्क ऋतु वाला कोई भी माह नहीं होता, जिसमें यानी कि जिसमें वर्षा ना हो ऐसा कोई माह नहीं होता। फिर है मानसूनी वर्षा। ये कौन सा क्षेत्र है, ये मौसम के अनुसार जिन क्षेत्रों में परिवर्तन आता है उन क्षेत्रों में इस एम वर्ग को या मानसूनी वर्षा को जोड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है और शीतकाल जो है शुष्क रहता है। जैसे कि हमारे भारत में क्या होता है, ठंड के मौसम में बारिश कम और ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। फिर है एश, इसको शुष्क ग्रीष्म काल या अर्ध शुष्क काल या स्टेपी या भूमध्य सागरीय प्रदेश के रूप में दर्शाया जाता है। फिर है डब्लू, तो ये शीतकाल शुष्क ऋतु वाले जलवायु क्षेत्र है उसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें शीतकाल में वर्षा नहीं होती, यानी कि शुष्क होता है। फिर है ए, इसमें ग्रीष्म ऋतु में जो यहाँ पर वर्षा वगैरह नहीं होती वो शुष्क होती है, उन क्षेत्रों के लिए है। इसके बाद है एच, ये गर्म को दर्शाता है हॉट, और के ये ठंडी को दर्शाएगा। फिर न्यूनतम कोहरा जो रहेगा उस क्षेत्र को एन दर्शाएगा, और एफ हिमाच्छादित को, और टी जो है टुंड्रा प्रदेश को। तो इस प्रकार से उनके उपवर्गीकरण का विशेषताएं हैं। अब उनका जो विश्व जलवायु वर्गीकरण है प्रदेश है उनका अध्ययन देखते हैं। ये उनके विश्व जलवायु वर्गीकरण का जो डायग्राम है ये है, स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार में स्क्रीनशॉट नहीं आ पाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कोपेन का जो विश्व जलवायु वर्गीकरण है उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला कौन सा जलवायु प्रदेश है, ए जलवायु प्रदेश, जिसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यह जलवायु प्रदेश क्या होता है, शीत ऋतु रहित होते हैं, यानी कि इसमें शीत ऋतु होता ही नहीं है। और वर्ष भर क्या होता है, आर्द्रता अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पास वर्षा की मात्रा अधिक है। और यहाँ की दशाएं कैसी होती है, गर्म होती है, यानी कि वर्ष भर यहाँ पर तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। और औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और यहाँ उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, यानी कि वनस्पति किस प्रकार सदाबहार वन होता है, यानी कि ये इसमें पतझड़ वन नहीं पाए जाते, सदाबहार वन पाए जाते हैं जिसकी पत्ती कभी झड़ता ही नहीं है। ये क्या है, मुख्य उसका विशेषता है। अब इसके जो उपवर्ग है उसका अध्ययन करते हैं। उपवर्ग में फर्स्ट है ए एफ जलवायु प्रदेश। ए का मतलब क्या होता है, उष्णकटिबंधीय, और एफ का मतलब होता है आर्द्र, यानी कि वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्र, यानी कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या उष्णकटिबंधीय वर्ष भर वर्षा वाले जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है इसको। यह क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होती है, तापमान एवं वर्षा में मौसमी परिवर्तन बहुत कम देखने को मिलता है, यानी कि ये स्थिर रहता है।
और शुष्कतम जो मौसम है उसमें 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि जिस मौसम में वर्षा नहीं होने की संभावना होती है उस मौसम में भी क्या होता है, 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है तथा वार्षिक और दैनिक तापांतर जो है वो न्यूनतम होती है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके बाद कौन सा है, AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश, ये आ गया। इसकी क्या विशेषता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में जो शुष्क माह होता है वो लघु होता है, यानी कि लगभग कुछ महीने के लिए ही होता है और मानसूनी जलवायु प्रदेश यहाँ पर पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु तुलना में। और इसका मुख्य विशेषता है। फिर है AW जलवायु प्रदेश, ये कौन सा है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश है। यानी कि यहाँ पर शीतकाल शुष्क होता है तथा वर्ष भर क्या रहता है, उच्च तापमान रहता है। यानी कि इसमें ठंडे के मौसम में जो वर्ष होता है वहाँ पर वर्षा नहीं होता, शुष्क होता है, लेकिन वर्ष भर क्या होता है, तापमान अधिक रहता है। वे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है B जलवायु प्रदेश, जिसको शुष्क जलवायु प्रदेश कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत जो उप प्रदेश आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत गर्म शुष्क जलवायु प्रदेश आता है, जिसमें वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है तथा क्या होता है, वर्ष भर लगातार नमी की कमी रहती है, क्योंकि वर्षा भी कम होता है और जो वर्षा होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। अब इसके प्रमुख उपवर्ग कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट है BWH, कुछ में BW बस मिलेगा आपको, एच को नहीं दर्शाएंगे, लेकिन एच को दर्शाना पड़ता है क्योंकि एच के जो है वो क्या है, गर्म क्षेत्र को दर्शाता है, ये बताया है, वहाँ पर सुपर दर्शाए हैं हम। तो इसका पूरा नाम है उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु। यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान है वो कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। फिर है BSH, यानी कि उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। इसका मतलब क्या होता है, स्टेपी, अर्ध शुष्क, ये सभी जलवायु को दर्शाता है। तो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। यहाँ पर भी क्या होता है, औसत वार्षिक तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। फिर है BWK जलवायु, ये आपका स्टेपी प्रदेश में पाया जाता है, जहाँ पर ये जलवायु मिलती है वहाँ पर क्या होता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तापमान। फिर है BWK जलवायु, ये क्या होता है, मध्य अक्षांशीय जो शीत रेगिस्तानी जलवायु है उन क्षेत्रों में पाया जाता है। आपके उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर कुछ और रेगिस्तानी क्षेत्र पाए जाते हैं जो मध्य अक्षांश में स्थित है, उनको इसके अंतर्गत रखा गया है। और इसका भी औसत वार्षिक तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यहाँ पर क्या है, अधिक है, लेकिन उष्णकटिबंधीय में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो औसत वार्षिक तापमान है वो आपको कम मिलेगा, ये कम मिलेगा आपको। फिर आगे बढ़ते हैं, BSK जलवायु क्या है, मध्य क्षेपी जलवायु है, जहाँ पर औसत वार्षिक तापमान जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम मिलेगा। ऊपर के आप स्टेपी जलवायु में देखे होंगे वहाँ पर क्या था, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, लेकिन ये मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु में 18 सेल्सियस से कम मिलेगा आपको। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसे C जलवायु प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब इसकी क्या विशेषता है और इसके कौन कौन से उपवर्ग है, इसका अध्ययन करते हैं। इस प्रदेश में सामान्यतः शीत ऋतु जो है, मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, सामान्य शीत ऋतु वाले क्षेत्र है ये। इसमें जो सर्दी का मौसम है वो कितना रहता है, 8 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है, और गर्मी का मौसम कितना रहता है, 22 डिग्री सेल्सियस तक के रहता है। फिर इसके जो उपवर्ग है उसका अध्ययन करते हैं। उपवर्ग में कौन सा है, CF, इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। इसमें क्या होता है, वर्ष भर वर्षा होता है। फिर है भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी कि ग्रीष्म क्या क्या रहता है, शुष्क रहता है। इसके बाद है चीन तुल्य जलवायु, इसमें शीतकाल शुष्क होता है। ये इसकी प्रमुख उपवर्ग है। इसके बाद है D वर्ग। इसके पश्चात है D जलवायु क्षेत्र, जिसे शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर ठंडे के महीने का जो औसत तापमान होता है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है,
और गर्मी के महीने का जो औसत तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 22 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। अब इसके कुछ उप प्रदेश है यानी कि उप जलवायु प्रदेश, उसका अध्ययन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्या है, डीएफ। डीएफ के अंतर्गत शीत आर्द्र जलवायु आता है। इसमें प्रदेश में कोई शुष्क ऋतु नहीं होता, यानी कि इसमें क्या होता है, कोई ऐसा महीना नहीं होता जो शुष्क रहे, ये है। इसके अंतर्गत कुछ और उप विभाजन क्षेत्र उसके लिए संकेत के लिए दिया हुआ है, जिसमें डीएफए यानी कि लंबी ग्रीष्म ऋतु तथा महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र, ये केवल महाद्वीपीय क्षेत्र में पाया जाता है। जहाँ पर से गर्मी का जो मौसम होता है वो क्या होता है, बहुत ही लंबा होता है। फिर है डीएफबी, यहाँ पर क्या होता है, लंबी एवं शीत ग्रीष्म ऋतु रहते हैं। फिर है डीएफसी, ये लघु एवं शीत ग्रीष्म जलवायु वाला क्षेत्र है। तो ये कुछ उप विभाजन है उनके, जिसमें फिर नीचे दिया हुआ है डीडब्ल्यू, ये शीत आर्द्र जलवायु प्रदेश है। इसमें शीतकाल शुष्क होती है, जिसमें उस शुरू में हम क्या देखे थे, इसमें देखे थे हम कोई शुष्क ऋतु नहीं होता, लेकिन इसमें शीतकाल जो होता है वो यानी कि शुष्क ऋतु रहता है, वो थोड़ी मात्रा में रहती है और वर्षा नहीं होती है इसमें। इसके अंतर्गत डीडब्ल्यूए आता है, दीर्घकालीन सर्द शीत ऋतु रहता है इसमें, ये महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत आता है। फिर है डीडब्ल्यूबी, ये आपके उप आर्कटिक प्रकार की जलवायु है, जो आपके आर्कटिक प्रदेश है। ये कहाँ पर है आपके, ये आपका ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, और ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र आ गया है ऐसे, और ये आपका उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है। तो ये जो आर्कटिक महासागर है, इसी प्रकार यहीं पर जो जलवायु मिलता है वो उसे क्या कहते हैं, आर्कटिक प्रकार की जलवायु कहा जाता है, उसी क्षेत्र का है ये। फिर है डब्ल्यूडीसी, ये ठंडी दीर्घ शीतकालीन ऋतु वाला क्षेत्र है। इसके बाद है डब्ल्यूडी, ये सबसे ठंडा महीने का तापमान जो है 38 फ़ारेनहाइट या उससे कम होता है, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। इसके बाद है ई जलवायु प्रदेश, जिसे ध्रुवीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु जो रहता है वो नहीं होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु का स्थान ही नहीं है इसमें। सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान होता है वो कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और 50 फ़ारेनहाइट से कम रहता है। इसके अंतर्गत दो जलवायु प्रदेश है, उप जलवायु प्रदेश, जिसमें ईटी टुंड्रा जलवायु प्रदेश और ईएफ सतत हिमाच्छादित जलवायु प्रदेश, यानी कि सदा हिमाच्छादित रहने वाला जलवायु प्रदेश है। जो टुंड्रा जलवायु प्रदेश है उसमें गर्म महीने का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, इनके मध्य होता है टुंड्रा जलवायु क्षेत्र। और जो सतत हिमाच्छादित क्षेत्र रहता है उसमें सभी महीने का जो तापमान रहता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। यह है इनकी विशेषताएं। ये हो गया कोपेन के जलवायु का प्रमुख वर्गीकरण और उपवर्गीकरण। अब उनके जो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण है उनकी कुछ गुण भी है, उनके दोष भी है और कुछ विशेषताएं भी है, उनका अध्ययन करते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मूल्यांकन। कोपेन महोदय ने संक्षिप्त सूत्र के द्वारा तापमान, वर्षा, वनस्पति ताप संबंधित गुण की विशेषताओं को उपयोग करके क्या किया है, अपने जलवायु वर्गीकरण को प्रयुक्त किया है, यानी कि प्रदर्शित किया है, जिसमें क्या है वैज्ञानिक और उपयोगी भी है, किंतु इसमें अनेक दोष भी है, जिसको थार्नाट्वेट महोदय, जोन्स महोदय, एकरमैन महोदय इन्होंने आलोचना की है। और उनकी आलोचना जो है वो निम्न आधार पर किए हैं उन्होंने। फर्स्ट है, विश्व में मौसम संबंधी आंकड़े जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर ये सभी विशेषताएं पर्याप्त रूप से देखने को नहीं मिलता है या हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इसको यहाँ पर दर्शाया गया, जिसके अनुसार क्या है, जलवायु जो है विभागों को सीमांकित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंकड़े जो है वो अपर्याप्त है। फिर कुछ विद्वानों का मानना है कि कोपेन का वर्गीकरण जो है अपर्याप्त है, क्योंकि कुछ स्थानों पर कोपेन के प्राकृतिक भूदृश्य को वर्गीकरण का आधार माने हैं, तो कुछ स्थानों पर इसको विचार ही नहीं किए हैं इस टॉपिक पर, यानी कि जो प्राकृतिक भूदृश्य है इस पर विचार ही नहीं किए हैं, ये कहा गया है, जो कि क्या है, त्रुटिपूर्ण है। फिर है, इनका वर्गीकरण जो है मैदानी भागों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन पर्वतीय जो प्रदेश है उनके लिए भ्रांतिमय है, क्योंकि एक जगह इन्होंने क्या किया है, जो एज जो है उसका प्रदर्शन आपको उच्च पर्वतीय क्षेत्र के लिए क्या है, और कुछ स्थान पर इसका जो
वर्णन वो है हॉट रुपये की है, यानी कि गर्मी वाले क्षेत्र में भी इसका वर्णन किया है, तो ये भी त्रुटिपूर्ण है, जो पहले हम देखे हैं, भ्रांतिपूर्ण है। फिर इस संपूर्ण विश्व को मात्र 5 मुखी जलवायु प्रदेश में ही बांटा है इन्होंने, जो कि अपर्याप्त है। उनको और बांटना चाहिए था इनको अलग अलग विशेषताओं के अनुसार। फिर है इन विवादग्रस्त वर्गीकरण के बावजूद भी जो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण है उनको भौगोलिक शिक्षण अध्ययन में मान्यता दी जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, विश्व के जो सामान्यकृत मानचित्र है उसको प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व है। तो ये हो गया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मूल्यांकन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।